नमस्कार, मैं हूं अखिलेश्वर तिवारी और आज हम मुखातिब हो रहे हैं साकेत मिश्रा जी से, जो इस क्षेत्र के काफी चिर परिचित चेहरा हैं और आपने समाज सेवा में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जब से मैं देख रहा हूं आपको, भले ही आप बाहर रहे हैं, लेकिन जब भी बलरामपुर या श्रावस्ती आते हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो है समाज सेवा को लेकर ही आते हैं। इसके अलावा आपका राजनीतिक भी जीवन इस समय चल रहा है, राजनीति में भी काफी अग्रणी हैं आप। तो हम आज इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या आपके सोच है और बलरामपुर श्रावस्ती जो पिछड़ा जिला है, जो एक्सपेंशन डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है सरकार द्वारा, उसके विकास के लिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच है कि बलरामपुर और श्रावस्ती को किस प्रकार डेवलप किया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जैसे कि विकसित जनपदों में हो रहा है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि बलरामपुर, जैसा कि आपने तो बलरामपुर का लगभग सभी क्षेत्र का भ्रमण कर लिया है, श्रावस्ती का भी कर लिया है, तो इसमें क्या आपको लगा कि इतना पिछड़ा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो मैं राजनीति की ज़्यादा बात नहीं करूंगा, पर एक इस इलाके के नाती होते हुए बात करूंगा कि अधिकतर कारण ये हो गया है कि करीब 70 साल में पहली बात तो पूर्वांचल के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए था वो शायद नहीं दिया गया है। पूर्वांचल को एक मतलब अंधेरा इलाका समझ लीजिए, पिछड़ा इलाका मान करके चल दिया गया कि थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए उसी में खुश रहें, और जनता भी हमारी बड़ी संतोषी थी। तो हम लोग ने जितना अन्य लोग अन्य प्रदेश में लोग करते हैं वो नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर उद्योग आता है तो उद्योग वहाँ जाता है जहाँ पे लोग या तो खुद खरीदने के लिए तैयार होते हैं या वहाँ से बड़ी मार्केटों में पहुँच जाए। तो जो रोडों की ज़रूरत थी, जो रेल की कनेक्टिविटी की ज़रूरत थी, वो सब अभी तक नहीं थी। पिछले आप समझिए 2017 से जो बदलाव आ रहा है यहाँ पे, और मेरे को भी जब से 2017 से ही अवसर मिला है यहाँ पे सेवा करने का, उससे पहले तो केवल मैं घर आता था। तो 2017 से जो तो रोडें बन गई हैं। अब आप समझ लें अगर लखनऊ आदमी 3 घंटे में पहुँच सकता है तो वही सब्जी, चाहे वो टमाटर हो, मैं छोटी चीज़ बात करूँगा क्योंकि हम लोग की छोटी जोत किसान है उसको पहले तो छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहला कदम यह है कि जो चीज़ यहाँ पे बिकती थी 10 रुपए की, वो वहाँ पे कम से कम 3 गुना ज़्यादा पे बिक सकती है अगर आदमी थोड़ी देर रुक करके जा सकता है। तो जो सुविधाएं हैं उसमें बदलाव आया है। धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ाई का भी स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे शिक्षक यहाँ पे आ गए हैं। जब शिक्षक आ जाएंगे, यहाँ पढ़ाई होगी तो यहाँ के लोकल शिक्षक भी आएंगे, तो शिक्षा हो जाएगी, रोड अच्छी है तो हमारे पास लोग भी होंगे जो कि काम कर सकते हैं उद्योगों में, क्योंकि हमारे यहाँ हुनर की कोई कमी नहीं। यहीं से लोग बम्बई जाते हैं, यहीं से लोग पंजाब जाते हैं, यहीं से लोग दिल्ली जाते हैं, उन लोग के पूरे व्यवसाय चल रहे हैं हम लोग के पूर्वांचल के लोगों के साथ। तो अब जब शिक्षा आ जाएगी तब यहाँ पे माहौल बनेगा कि उद्योगपति आके निवेश करेंगे, क्योंकि वो 2 चीज़ देखेंगे। एक तो यहाँ पे सामान अगर कुछ बनता है तो उसको बड़ी बड़ी मार्केट तक पहुँचाने में समय नहीं लगेगा, ना पैसा ज़्यादा लगेगा क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई। दूसरा वो देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं काम करने वाले, वो उनकी दक्षता तो है ही, पर वो अगर दिल्ली में उसी व्यक्ति को अगर दिल्ली जाके मजदूरी करनी है या यहाँ घर पे रहनी है तो घर पे आदमी सस्ते में काम करेगा क्योंकि घर पे रहता है, अपने आप खुश रहता है, परिवार के साथ काम कर सकता है। तो माहौल ऐसा बने कि यहाँ पे उद्योग का निवेश आए। अब हम लोग को ये चयनित करना है कि किस तरह के उद्योग यहाँ पे आए। तो कुछ इंडस्ट्री हैं, जैसे डिफेंस का काम काफ़ी, हम लोग का जो डिफेंस कॉरिडोर बना है बुंदेलखंड तक का, उससे भी लिंक्ड कुछ छोटे मोटे बिजनेस यहाँ पे सेटअप हो सकते हैं। पर कम से कम मेरा मानना ये है कि कृषि से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, चाहे वो चिप्स बने या दाल का कुछ नमकीन बने या एलोवेरा का यहाँ पे हो, वो करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो छोटे जोत का किसान है वो उसी जोत में कुछ नई फसल लगा करके उसको बेच करके उससे कुछ प्रोडक्ट बन सके। और हमारे पास अब अच्छी बात ये हो गई कि एक ज़माना था यहाँ बहुत गरीबी थी। आज सच ये, आप चाहे यहाँ गाड़ियों को देख लीजिए, दुकानों को देखिए, लोगों के पास खरीदने की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो इसका मतलब यहाँ की जो लोकल मार्केट भी है वो भी काफ़ी बड़ी हो गई और उद्योग सेटअप हो सकते हैं। जैसे कुटीर उद्योग की अगर बात करें तो बलरामपुर में जो मसूरी है, जो यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है माना जाता है, ओडीओपी भी रखा गया है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से आयात और निर्यात, वो आयात यहाँ से होता था, लोग अपना सामान निर्यात भी करते थे। यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ थी जो राइस मिलें थी और दाल मिलें थी, वहाँ मसूर का प्रोडक्ट बनाया जाता था।
लेकिन समय के साथ कुछ चाहे प्रशासनिक उदासीनता रहे या उनको उस प्रकार सुविधाएं नहीं दी गई कि वो आज के डेट में लगभग सब बंद हो चुकी हैं। तो अब एक नए सिरे से फिर प्रयास करने की जरूरत है कि वो इंडस्ट्री फिर से डेवलप हो, और उसके अलावा कुछ नई, जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे कारखाने चिप्स बनाने के और नमकीन बनाने के सब आए, तो पहले तो जरूरी है कि जो मृतप्राय हो चुकी हैं उनको भी जीवित किया जाए, और वो पुरानी जो हमारी स्थिति थी वो फिर रिच स्थिति में आ पाओगे। तो इसके लिए क्या आप, जैसे आप पूर्वांचल विकास बोर्ड में रहे हैं, पहले आप राजनीति में नहीं थे, उसके बाद आपका इंटरेस्ट हुआ समाज सेवा के लिए, तो आप बलरामपुर आए, श्रावस्ती आए, तो आपको लगा कि यहाँ के लोगों की जरूरत है, आपको उसी हिसाब सरकार ने आपको कार्य के देखते हुए पद भी दे दिया कि अब आप पूर्वांचल विकास का कार्य करिए। फिर आपने काम किया और आपके कार्य को देखते हुए फिर एक नया पद और दे दिया कि आपके पास कोई संवैधानिक पद हो जिससे कुछ बजट थोड़ा बहुत आता रहे, क्योंकि आप तो अपने पास से नहीं संभव है। तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि कैसे उन पुरानी स्थितियों को बहाल किया जाए? तो मेरे पास एक समझिए सीक्रेट हथियार है, वो है आप लोग। क्योंकि आपने देखा होगा बलरामपुर में अधिकतर काम जो मैंने किया है उसमें जो सुझाव आया है वो प्रेस से ही आया है, आप लोग से ही आया है। तो होता क्या है कि आप लोग क्योंकि ज़मीन पे रहते हैं और कहाँ कहाँ पे बदलाव लाया जा सकता है वो उसका सुझाव आप लोग से मिलता है, तो उसके लिए पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। पर साथ साथ जो मेरा बिजनेस में एक्सपीरियंस है, बैंकिंग में जो मेरा तजुर्बा है, मैंने देखा है कि अगर हम लोग पुरानी चीज़ों की तरफ जाएंगे तो हमेशा वो चल नहीं पाता है। दाल जो आपने जैसे कहा, दाल यहाँ पे मतलब यहाँ से हम लोग बुरा भर भर के हम लोग के घर में अरहर की और मसूर की दाल जाती थी, यहीं से होके जाती थी। हुआ क्या है कि यहाँ के हम लोग के घर में अरहर की और मसूर की दाल जाती थी, यहीं से होके जाती थी। हुआ क्या है कि यहाँ पे कृषि में जो विभिन्नीकरण होना था वो बंद हो गया। गन्ना, चावल, धान और गेहूं के अलावा यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया करीब करीब। तो हम लोग को पहले ये देखना है और इसके लिए हम लोग को बैठ कर करना है कि कितनी डिमांड किस चीज़ की है, वो देख करके दाल की जैसे है डिमांड, उस पर हम लोग को ध्यान देना होगा। दूसरा, फैक्ट्री से पहले हम लोग को ये देखना है कि जो कृषक हैं उनके लिए ही क्या कर सकते हैं। एक तो उनका जो लागत लगती है फसल में, जैसे फर्टिलाइजर है, आज की डेट में बड़ी फर्टिलाइजर की जगह नैनो फर्टिलाइजर लाया जाए, ये सब बदलाव किया जाए, माइक्रो इरिगेशन लाया जाए, तो उससे उनके लिए जो महंगा। सर यहाँ रोकेंगे आपको, जैसे हमारा जो तराई बेल्ट है वो चावल का उत्पाद का विशेष बेल्ट है, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि अपने चावल को अच्छे रेट में बेच रहा है। हम मार्केट से जाते हैं, खरीदते हैं 100 रुपया किलो, 80 रुपया किलो, 90 रुपया किलो, और यहाँ उससे बेहतर चावल उत्पादन हो रहा है, काला नमक हो रहा है और जो है बासमती हो रहा है। तो ये इन सबको वो लोग मार्केट नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो उसी लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए हम लोग को करना ये होगा कि अधिकतर किसानों को एक तो एफपीओ वगैरह ठीक ठाक बनाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं उसमें सरकार को भी मदद करनी पड़ेगी गाइडेंस के, जो कि हो रही है। पर सबसे ज़रूरी है कि जो किसानों को जो क्वालिटी पैकेजिंग जैसे होती है, छोटी चीज़ है कि किस तरह के पैकेट में जाए। अगर एक किसान जाता है तो उसको तुरंत मतलब कहना नहीं चाहिए, पर जो भी सेठ होता है बड़ा वो उसको लूट लेता है तुरंत, क्योंकि सेठ आके गांव में बैठ जाता है, कहता है जिसको बेचना है बेच दो। किसान भी, हम लोग को किसान को भी समझाना होगा कि अगर 5 लोग मिल के एक आदमी लखनऊ जाके बेचेगा तो आपको दुगना दाम है। उसके लिए क्या क्या मदद की जरूरत है, पहले तो लोगों को समझाना है। दूसरा जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हम लोग और जगहों पे सरकार की हजारों स्कीम लगी हुई है इस समय कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, उसमें सब्सिडी मिलती है। क्योंकि अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्म, वही चावल आप जो काला नमक की आप बात कर रहे हैं, काला नमक आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, काला नमक बिना खाद का भी कर सकते हैं। बिना खाद के लिए गरीब किसान को पहले 1.5-2 साल समझ लीजिए बर्बाद करना होता है, क्योंकि वो खाद जिसे हट जाए। उसके लिए जो सब्सिडी की जानकारी है जो कि मिल रही है सरकार से, सब्सिडी हो, मदद हो, आर्थिक मदद हो, जो भी है, वो ला करके पहले हम लोग को डिलीवर करनी। तो सबसे मेरी कम से कम मैं अपनी जो जिम्मेदारी मानता हूँ वो ये है कि जा करके जागरूकता हम लोग को एक संयोजित तरीके से बनानी होगी कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। आज भी होता क्या है, जो गरीब किसान है उसको जीने के लिए टाइम नहीं है, तो इसलिए उसके पास समय नहीं होता है समझने के लिए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। वो समय और वो मदद हम लोग की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है, और मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, जो कि मैं
स्वयं कहता हूँ, मैं समय के अभाव की वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि शुरुआत में मैंने कोशिश ये की है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है। अच्छा, अगर बात करें राजनीति की, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं आगे, तो उसके लेकर के सारे विपक्षी दल आप देख रहे हैं कि एकजुट हो रहे हैं कि किसी भी तरह भाजपा को हराया जाए। आप क्षेत्र में चल रहे हैं तो क्या फोकस होगा, क्या मुद्दा होगा? जैसे राम जन्मभूमि छोड़ दीजिए, तो और क्या आपका मुद्दा होगा कि जिसके आधार पर आप लोगों से कहेंगे कि हमें दोबारा चुनें? मैं तो केवल एक चीज़ कहूँगा कि आप देख लीजिए कि 2014 में क्या था बलरामपुर, आज क्या है बलरामपुर। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता इतनी जागरूक है कि उनको पता है कि कौन काम करता है, कौन नहीं करता है। सबको पता है कि गुंडे कब आते थे, सबको पता है कि चोर मवाली कब आते थे, और सबको पता है एक्सप्रेसवे कब बना है, और डॉक्टर यहाँ पे कब पोस्ट हुए हैं, शिक्षक कब पोस्ट हुए हैं। मैं किसान निधि वगैरह पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये दे रहा हूँ कि केवल घर से निकलिए और देख लीजिए कि क्या क्या काम हुआ है। इसमें मैं तो कहूँगा कि जो विपक्ष है, विपक्ष को भी हम लोग के, मैं तो उनका स्वागत करूँगा कि वो साथ में काम करें, सुझाव दें कि क्या क्या और काम करना है। क्योंकि देश जो है, हम लोग संकल्प यात्रा की बात से शुरू की थी, देश में अगर सब लोग सकारात्मक तरीके से साथ करेंगे काम, तो हम लोग सब लोग आगे जाएंगे। तो मैं तो विपक्ष को भी कहता हूं कि आप खुद देख लीजिए कि कितना काम हुआ है। नहीं, यूपी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जितने प्रोजेक्ट आज या तो पूरे हो रहे हैं या चल रहे हैं, वो सब हमने या तो शुरू किए थे और या उसका प्रोजेक्ट हमने बना के तैयार करके ऑनलाइन कर दिया था कि हाँ इसको करना है। वही भाजपा जो है अपने नाम से दिखा रही है कि हम किए इसको। एक कटु सत्य ये है कि एक होता है ख्याली पुलाव, ख्याल है, और एक होता है सच्ची का पुलाव। तो बना के मैं भी 10 स्कीम कर सकता हूँ। क्षमता और सक्षमता ये होती है कि आपने जनता को क्या डिलीवर किया। डिलीवर करने में समय लगता है। ऐसा तो था नहीं कि 5 साल और लोग के पास नहीं थे, सबके पास थे। क्यों नहीं बनाया? क्या केवल 5वें साल के आखिरी दिन बैठ करके प्लान बना? 5 साल क्या किया गया? तो अंत में नया सुझाव या नया कोई सोच किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है, सब लोग काम करते हैं। पर होता क्या कि किसने जमीनी तौर पे आके गरीब को जो उसकी जरूरत थी वो दिया कि नहीं दिया। और मैं मतलब आंख मूंद के पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये कार्य केवल भाजपा की ने किया है। लोकसभा चुनाव में आप एज ए प्रत्याशी इस समय चल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको टिकट दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि बहुत सारे और आपकी पार्टी में मांग कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है आप में कि आपको ही बनाया जाए? मैं तो कुछ है ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। ये पार्टी, जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे यहाँ लाए थे। आप तो जानते हैं कि उन्होंने कहा था यही काला जो मेरा बैग है उसको मैं टांग करके आ गया था। भाजपा में परिवार नहीं चलता है, भाजपा में देखा जाता है कि काम क्या हो रहा है। जिसको भी कहेगी, मेरा के लिए पूर्ण विश्वास है कि जिसको भी भाजपा कहेगी, इस बार जो पिछली बार की जनता ने जो हम लोग को शायद संदेश दिया कि भाजपा के उम्मीदवार को हरा के हम लोग को सुधार करना था, मेरी आशा है कि पार्टी ने सुधार किया और पार्टी ने जमीन पे जो डिलीवर किया है उसकी वजह से पार्टी जीतेगी। बाकी हम लोग कार्यकर्ता इतने छोटे हैं कि हम लोग को काम कहा जाता है, आप काम करिए। उसके लोग कार्यकर्ता इतने छोटे हैं कि हम लोग को काम कहा जाता है, आप काम करिए, उसका पार्टी का। आखिर इम्तहान में हम लोग को थोड़ी पता चलता है कि कौन क्या करेगा। पहले बात कर लेते हैं राम जन्मभूमि का। एक पावन अवसर शीघ्र ही आने वाला है, तो इसे लेकर आपका परिवार भी बहुत नजदीक से जुड़ा रहा है राम जन्मभूमि पूरे आंदोलन मुद्दे से। क्या संदेश आप यहाँ के लोगों को देंगे जन्मभूमि को लेकर के कि लोग 22 तारीख को किस प्रकार मनावें, जैसा कि सरकार या प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में उत्साहपूर्वक मनाइए 22 तारीख को। आपका क्या उस पर नजरिया है? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वो तो मतलब मेरी सोच से 10 साल आगे रहता है। और ये जो दिए से जला करके जो उत्साह के साथ करना है, ये हमारे देश की जो संस्कृति है उसको जैसे फिर से पुनः खोजा गया है और उभारा गया है। तो एक तो ये मुद्दा है ही जिसकी वजह से हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि जो भारतीयता दबाई जा रही थी बार बार कि कह करके कि मैं मतलब छोटी सी बात करूं कि टीका लगाने में आदमी को डर लगता था कि दफ्तर जाने से पहले आप टीका मिटा दीजिए।
तो वो सब, या आप अगर कहीं गलती से आप कह देते हैं कि आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो लोगों को शर्म आ जाती थी कि भाई तुम बड़े पिछड़े आदमी हो। वो वापस आ गया, गर्व है। पर साथ साथ मैं केवल एक चीज कहूंगा कि देखिए, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दीप जलाने के आगे आगे हम लोग को उनकी तरह जो वो रास्ता दिखा के गए हैं, उनकी तरह अपने आप को सुधार करके, अपने कर्तव्यों का पालन करके, अपने समाज को मदद करके चलने की भी सीख जो दी वो भूलना नहीं। क्योंकि मंदिर तो गए, और जो भगवान ने सिखाया है हमको, वो उसका स्मरण करके उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। तो मेरा संदेश यह है कि सब लोग बने उस रास्ते पर चलने लायक। अभी रात में कांग्रेस पार्टी का बयान आ गया कि भाजपा इसको अपना जो है कार्यक्रम दिखा रही है और हम बुलाने से क्यों जाएं। किसी को बुला नहीं गया तो वो कह रहे हैं हमको बुलाया नहीं गया। अभी बुलाएगा वो कह रहे हैं कि वो कौन होते हैं बुलाने वाले, भगवान के घर तो बगैर बुलाया जाया जाता है, हम उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो क्या इस पर क्या संदेश है आपका? दुख होता है मुझे, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मैं कहता हूँ आप धर्म भी ना करिए, संस्कृति के लिए बहुत बड़ा मौका है। और भगवान राम के दरवाजे को खुला है, उसमें आप ना जाएं। मतलब दुख ही होता है उनकी सोच पे, और कुछ नहीं। वैसे सबका अपना हक होता है, पर मेरे हिसाब से उनकी सोच छोटी है, उनकी सोच नकारात्मक है। क्योंकि इस मुद्दे पे भगवान के नाम को लेकर के कि नहीं जाना है, पर वही ये मानसिकता उनकी वही थी। वही लोग पहले कहते थे भगवान राम नहीं है। उन्होंने, कपिल सिब्बल ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इलेक्शन के बाद आप करिए निर्णय। भाई न्याय होता है। तो शायद कहीं उनके मन में थोड़ी सी, जो लोग नहीं जा रहे हैं, सबके मन में थोड़ी सी शर्म भी है कि किस मुंह से हम जाएं भगवान के सामने। अभी जो है उसने कल बयान दे दिया कि कार सेवक के ऊपर जो गोली चलाई गई थी वो देश की सुरक्षा के लिए चलाई, यानी उपद्रवी वहां गए थे, अराजक तत्व गए थे अयोध्या में। उस पर क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े नेता हैं, पर शायद कभी कभी मानसिक संतुलन के लिए दवाई की जरूरत होती है, तो उनको सोचना चाहिए। मतलब बड़े नेता हैं, उनको अपने विचार रखने का पूरा मौका है, पर संतुलन शायद खो चुके हैं। धन्यवाद मिश्रा जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे साकेत मिश्रा जी को, जो इस क्षेत्र से एमएलसी हैं और पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य हैं। और हम अगर बात करें राजनीति की, तो इस श्रावस्ती और बलरामपुर के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं 2017 से, जैसा कि आपने सुना। इसके अलावा आपके अंदर ये भी गुण है कि आप समाज सेवा से पहले भी जुड़े रहे हैं। जब किसी पद पर नहीं थे, आप अपने निजी खर्च से, अपने निजी संसाधनों से समाज सेवा बराबर करते रहे हैं, चाहे वो देवी आपदा के टाइम हो या जो है ठंडी के समय हो। जब भी जरूरत पड़ी हो तो लोगों के बीच में खड़े मिलते हैं। और ऐसे ही जनप्रतिनिधि की लोगों को जरूरत है, विशेषकर ऐसे जनपदों में जो हर क्षेत्र में पिछड़ा हो, ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है कि जो लोगों के दर्द को महसूस करे और उनके दर्द को अस्थायी रूप से समाप्त करने का प्रयास करे। अखिलेश तिवारी, बलरामपुर।